गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हमने संघवाद के चैप्टर का कुछ जो टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि भारत के अंदर संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो संघीय व्यवस्था में हमने ये सीखा कि संविधान का तो महत्व है ही है, साथ साथ में जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है संघवाद को सफल करने में। और इसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे लोकतांत्रिक राजनीति में कि जो भाषाई राज्य थे, लोगों की डिमांड थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। केंद्र सरकार थी उस वक्त, केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, तो कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही थी क्योंकि वो दोबारा जो है डिवीज़न नहीं चाहती थी देश की। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी, उनके मन में डर था। लेकिन जब भाषा के आधार पर राज्य बना आंध्र प्रदेश, तो उसी की तर्ज पर बहुत सारे राज्य, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है तो पंजाब राज्य की स्थापना हुई। फिर 1966 में हरियाणवी लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग थे तो उनको एक एरिया दे दिया जिसमें हरियाणवी लोग ज़्यादा थे। तो भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जातियों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया और लोगों की डिमांड केंद्र सरकार ने मानी। तो इस तरीके से जब उन्होंने अपनी पावर शेयर की तो संघवाद जो है वो भारत में आज भी सफलतम जो है तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले ये कार्टून्स दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं हम कि राजा कुछ और शक्तियाँ मांग रहे हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार बनी हुई है जिस पार्टी की, अगर उसकी इच्छा है तो वो राज्यों को कुछ शक्तियाँ दे सकती हैं, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो राज्यों को शक्तियाँ नहीं देते थे। तो पहले यही सिस्टम था कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है तो राज्यों के अंदर अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी होती थी तो उस राज्य को विशेष जो है इम्पोर्टेंस दी जाती थी, ग्रांट दी जाती थी, उनकी डेवलपमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और जहाँ पर विरोधी पार्टियों की सरकार होती थी राज्यों के अंदर, उनको भंग करने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो 1990 के बाद जो एक नया स्वरूप सामने आया, और वो नया स्वरूप क्या था? गठबंधन सरकार। क्योंकि 1990 के बाद किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। सरकार बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि किसी भी पार्टी को जब तक मेजॉरिटी नहीं मिलती, हाफ से ज़्यादा सीटें नहीं मिलती, तब तक वो सरकार नहीं बना सकती। तो 1990 के बाद ऐसी कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी चाहे बीजेपी थी, वो कभी सत्ता में डायरेक्ट नहीं आए। उनको एक नया जो स्वरूप था गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन में क्या होता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी होती है वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेती हैं। वो उनको क्या देते हैं? आमंत्रित करते हैं छोटी पार्टियों को, जो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी होती है, कि आओ और उनके साथ मिलकर चलो। और अपनी मर्ज़ी से वो क्षेत्रीय दल किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है वो पार्टी क्या आ जाती है? सत्ता में। तो यहाँ देखो गठबंधन बनाया हुआ है, ये सारे सिंबल्स है आगे रीजनल पार्टीज़ के, और ये सब जो है इनके साथ मिले हुए हैं। और बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको मेजॉरिटी मिल जाती है और वो सत्ता में सरकार बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों कार्टून केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध को दिखाते हैं। एग्ज़ाम्स में कार्टून से रिलेटेड भी पॉइंट जो पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के भी, बड़े क्वेश्चंस भी, तो इनकी स्टडी करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों का संबंध दिखाया हुआ है। जब तक केंद्र सरकार में सिंगल पार्टी की पावर थी तब तक राज्यों की कोई वैल्यू नहीं थी, और जब गठबंधन आया तो क्षेत्रीय पार्टियों की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई। तो ये डू यू नो में है भारत की भाषाई विविधता। तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि भारत में देखो 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाएं थी, और बोलियों की तो गिनती ही नहीं है कि कितनी बोलियां थी। भाषाएं और बोलियां अलग होती हैं, ठीक है। कहते हैं कि हर 8 किलोमीटर के बाद जो लैंग्वेज की टच है, जो भाषा जो बोली है वो बदल जाती है। तो भारत में 121
1300 भाषाएं, 121 मुख्य भाषाएं बनी और जिसमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में रखा गया। यानी इतनी सारी भाषाओं में कॉमन 22 भाषाओं को निकाला गया और उन्हें किसमें अंकित किया गया, 8वीं सूची में। और इन भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं यानी रिजर्व्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं और बाकी सब गैर अनुसूचित भाषाएं हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इतनी भाषाओं वाला कोई और कंट्री नहीं है जितना भारत है। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट की आप टेबल बना सकते हो नोटबुक के अंदर। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं उनकी परसेंटेज के हिसाब से हैं। देखो सबसे अधिक जो परसेंटेज है हिंदी बोलने वालों की है, इसलिए हिंदी को मातृभाषा का दर्जा मिला हुआ है 43.63। बाकी देखो कोई 1% है, कोई 2% है, कोई बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग है। मराठी 6.86% बोलते हैं। बांग्ला जो है 8% लोग बोलते हैं। तो बहुत ही कम परसेंटेज हैं हिंदी के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया और बाकी भाषाओं में जो कॉमन भाषाएं थी उनको निकालकर 22 भाषाओं को अनुसूचित जो है भाषा में रखा गया है। ये कुछ जो है बताए हुए हैं यहाँ पर। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 4 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। अपने दौर में और अपने तरीके से राष्ट्र के राजनीति और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। उस वक्त जो थे सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री थे और उनकी ड्यूटी लगी कि राज्यों को जो है पुनर्गठन किया जाए। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातन आस्था से एक ऐसी चीज़, भाषा और आधार पर कितने विभाजन हो गए, ये किसने डिसाइड किया? नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था कि इतनी सारी लैंग्वेज हैं तो उसके बेस पर कितने सारे राज्य बनेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी, देखो बड़े समझदारी से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको सॉल्व किया। भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों में इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। उनको एक वहम था कि जो भारत की एकता है वो कमज़ोर हो जाएगी अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए, लेकिन बाद में इसी एकता को मजबूती मिली। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती भी भारतीय भी है और लैंग्वेज अलग अलग बोलता है, तो भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। अब भी ऐसा होता है कि अपनी लैंग्वेज के बेस पर भी उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो इंडियन है, ठीक है। तो बड़े अच्छे तरीके से ये सिस्टम आज भी चल रहा है। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, तो भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। तेलुगु, तमिल, मराठी बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल ना रखा होता तो यहाँ कुछ स्थिति अलग प्रकार की होती और एक भाषा और 14-15 राष्ट्र, क्योंकि भाषाएं ही बहुत थी। अगर लोगों के अनुसार ना पुनर्गठन किया होता तो देश जो है कई भागों में बंट जाता। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है हमारा भारत में विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीकरण क्या आता है? केंद्र से शक्तियों को लेकर राज्यों को देना और राज्यों से शक्तियों को लेकर तीसरे स्तर की जो सरकार बनी है, स्थानीय सरकार, उसको शक्ति देना। यानी कि शक्ति का बंटवारा ऊपर से लेके नीचे तक करना क्या कहलाता है? विकेंद्रीयकरण। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारों 2 या 2 अधिक स्तरों वाला होता है। संघीय स्तर में सरकार के कितने स्तर होते हैं? 3, ठीक है।
2 या इससे अधिक स्तरों की सरकार होती है। तो भारत की सरकार भी 3 स्तर वाली सरकार है, ठीक है। और 2 स्तर हमने पीछे चर्चा कर लिए हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पर भारत जैसा विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता, ठीक है। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी जुड़े हैं। भारत के प्रांत जो इंडियन स्टेट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो यूरोप के कंट्रीज़ के बराबर है एक एक स्टेट हमारा, ठीक है। हरियाणा का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हरियाणा देखो बेल्जियम और श्रीलंका से भी बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी एरिया वाइज भी, और वो कंट्रीज़ हैं और हमारे यहाँ पर एक वो प्रांत है। तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से, ना कि क्षेत्र के हिसाब से, एरिया वाइज तो रूस ही सबसे बड़ा देश है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी पॉपुलेशन है जितनी कि रूस में रहती है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है, जो महाराष्ट्र स्टेट है ना वो जर्मनी कंट्री के बराबर है। तो भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं, ठीक है। यहाँ पर विविधताएं क्या हैं, भाषा की विविधताएं हैं, जाति की विविधताएं हैं और धर्म की विविधता है। तो बहुत सारी विविधताएं एक स्टेट के अंदर हमें दिखाई देती हैं। अगर हम हरियाणा का एग्जांपल लें तो यहाँ पर हरियाणवी जो है भाषा वाले भी लोग हैं, और हरियाणा भाषा के जो हरियाणवी भाषाई लोग हैं उनमें भी देखो कितनी कास्ट हैं, सब कास्ट हैं, ठीक है। पंजाबी बोलने वाले भी हैं और मुस्लिम भी रहते हैं कुछ एरियाज़ में, जैसे मेवात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है। तो यहाँ पर एक ही राज्य के अंदर भी बहुत सारी विविधताएं हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। अगर उसको राज्य सरकारों में बांटा गया है तो राज्य के भी काम करने इतने आसान नहीं है जब तक राज्य अपनी पावर को शेयर नहीं करता। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी के लिए 3 स्तरों की ज़रूरत थी, जिसमें तीसरा स्तर क्या बन गया, स्थानीय सरकार का। यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो, क्योंकि सबसे ऊपर किसका स्तर है, केंद्र सरकार का, उससे नीचे किसका है, राज्य सरकार का, और जो तीसरा स्तर है वो स्थानीय सरकार का है। यानी कि एक दूसरे के अंडर रहकर ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स करते हैं, ठीक है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के पीछे एक ही मकसद था कि जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति की समस्या या एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वालों की समस्याओं को ना तो राज्य सरकार सोल्व कर सकती है ना ही केंद्र सरकार। अगर मान लो एक कम्युनिटी के लोगों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, सड़कें चाहिए, अच्छी गलियां चाहिए, तो उन सब का प्रबंध जो है ना तो स्टेट गवर्नमेंट आके करेगी ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो एरिया वाइज भी बड़े हैं, पॉपुलेशन वाइज भी बड़े हैं। अब लोकल लोगों का, छोटे से छोटे स्तर पर लोगों का जो उनका कार्य है या उनकी जो बेसिक नीड्स हैं या उनकी जो समस्याएं हैं वो कौन समझ सकता है, वहाँ के रहने वाले ही लोग। इसलिए तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई है ताकि उन लोगों को स्थानीय ज़रूरतों की ज़्यादा समझ है और वो अपने लेवल पर उनको अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उस एरिया में लोगों की बेसिक नीड्स क्या हैं। अब शहर में रहने वाले व्यक्ति की अलग ज़रूरतें हैं और गांव में रहने वाले व्यक्ति की अलग ज़रूरतें हैं, ठीक है। तो सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, सबकी नीड्स अलग अलग हैं, ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो उनको छोटे से छोटे लेवल में पावर को जब बांटा जाता है तब जाकर उन समस्याओं को हल किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से स्थानीय सरकारों की स्थापना सब शासन सिद्धांत को वास्तविक बनाने का एक अच्छा जो है डिसीजन था।
विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें की गई। तो सभी राज्यों में क्या किया गया, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों के स्तर पर नगर पालिकाएँ बनाई गई। जो टाउन है, छोटे सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर नगर पालिकाएँ बनाई गई। और जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले इलाके, ठीक है, उनको स्टेट का दर्जा नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर नगर निगम बनाए जाते हैं। तो तीसरे स्तर की जो सरकार है, स्थानीय सरकार, ठीक है, वो उसके भी 2 लेवल्स हैं, एक गांव के लिए और एक शहरों के लिए। तो गांव के लिए क्या बनती है, पंचायतें, और शहरों के लिए, जो छोटे शहर हैं उनके लिए नगर पालिका, और बड़े शहरों के लिए क्या बनती है, नगर निगम। यानी कि राज्य सरकार ने अपनी जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो स्थानीय सरकारों के दोनों लेवल्स को दी हुई हैं, नगर पालिका, नगर निगम और पंचायतों को। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे, क्योंकि ये 1992 के बाद ये चीज़ें सामने आई। तो उस वक्त इनका क्या सिस्टम होगा, किस तरीके से चलाई जाएगी, अभी ये समस्याएं थी, ठीक है। तो नियमित यानी रेगुलर इलेक्शन भी नहीं होते थे। तो इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण अभी तक नामात्र हुआ था, क्योंकि अभी सिस्टम जो था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो विकेंद्रीकरण की दिशा में जो सही कदम है वो कब उठाया गया, 1992 के अंदर। इसमें कुछ संशोधन किया गया। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो 1992 में कुछ चेंजेस किए गए। ये चेंजेस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इसको अच्छे से समझना और नोट भी करना। तो 1992 में जो तीसरे स्तर की सरकार थी उसमें क्या चेंजेस लाए गए, नियमित चुनाव कराने के लिए क्या किया गया, संवैधानिक जो है एक उपाय किया गया। राज्य जो चुनाव आयोग अलग से बनाया गया, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग, एक तो देश के लिए चुनाव आयोग होता है जो देश के लिए लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन कराता है। तो राज्यसभा के लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग बनाया गया, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि हर 5 वर्ष बाद जो है स्थानीय स्तर की सरकार के भी इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन है निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में जो अनुसूचित जातियां, जनजातियां और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें रिज़र्व की गई। यानी जो तीसरे स्तर की सरकार है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस की भी सीटें रिज़र्व की गई, ताकि वो भी सत्ता में बराबर भागीदार बन सकें। और तीसरा स्टेप क्या उठाया गया, 1/3 जो सीटें थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई इलेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट है हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र जो संस्था का गठन किया गया। नेक्स्ट है राज्य सरकारों को अपने राजस्व क्या होता है, इनकम और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासनों निकायों को भी देना पड़ता है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो कुछ ग्रांट देती है पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को, ताकि वो इस पैसे से उन लोगों के कार्यों को पूरा कर सके जो उनके एरिया में उनको रहते हैं। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को क्या कहते हैं बेटा, पंचायती राज, ठीक है। छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पर इलेक्शन नहीं होते, तो कुछ गाँव को मिलाकर एक व्यवस्था बनाई जाती है जिसे पंचायती राज कहते हैं। और इसमें क्या सिस्टम रहता है, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, एक तरह की ये परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और एक सरपंच। इनका अलग अलग इलेक्शन होता है। पूरे गांव को वार्ड में बांट दिया जाता है और हर वार्ड में से एक उम्मीदवार जो है वो जीत कर आता है, जिसे पंच कहते हैं, ठीक है। और अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सरपंच या प्रधान भी कहते हैं।
इनका चुनाव भी वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फ़ैसला लेने वाली संस्था है, यानी पूरे गांव का जो फैसला है, गांव के लिए जो कार्य है, वो सब कौन देखती है? ग्राम सभा की देख रेख में होता है। और गांव के जो सभी मतदाता हैं जिनकी एज 18 ईयर्स होती है या अबव, वो सब मिलकर, ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और कम से कम साल में 2 या 3 जो बैठक हैं ग्राम सभा के साथ भी ग्राम पंचायत करती है। तो स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक है। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? ग्राम पंचायत, ठीक है। अब कुछ पंचायतों को मिलाकर क्या बनता है? ब्लॉक। और कुछ ब्लॉक्स को मिलाकर क्या बनता है? जिला परिषद। इसके भी 3 लेवल हैं, ठीक है। सब एक दूसरे के ऊपर निगरानी करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और ये प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे तो इस चीज़ को भी को सुपरवाइज़ करता है। इसलिए सबसे ऊपर हाईएस्ट अपेक्स जो है वो क्या रखा गया है? जिला परिषद, उससे नीचे ब्लॉक और उससे नीचे ग्राम पंचायतें। तो स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनती है? पंचायत समिति, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। इसे मंडल भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, जितने भी विलेज के ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, बहुत सारी जो पंचायतों को मिलाकर जो है ब्लॉक के सदस्यों का इलेक्शन होता है। और इसमें सभी पंचायत के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरह किसी ज़िले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। और जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनका भी चुनाव होता है। जिला परिषद में उस ज़िले के लोग, लोकसभा विधानसभा के चुने गए सांसद, विधायक और जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी मिलकर जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये सिस्टम है इनके इलेक्शंस का, ठीक है। ग्राम पंचायत को कौन चुनता है? ग्राम सभा के सदस्य हैं। और सारी ग्राम पंचायतों के सदस्य मिलकर ब्लॉक सदस्यों को चुनते हैं। और इसी तरह जो जिला परिषद है, जिला परिषद के लोग और वहाँ के जितने भी एमएलए हैं या कोई एमपी हैं वो, और जाने माने लोग, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उनके लोग मिलकर नगर जो है डिस्ट्रिक्ट को के जो सदस्य हैं उनका चुनाव करते हैं। इसी प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी इसी प्रोसेस से, इसी प्रोसीजर से काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में क्या होती है? नगर निगम। 10 लाख की आबादी से छोटे जो शहर हैं वहाँ पर नगर पालिका, और 10 लाख की आबादी से जो बड़े शहर हैं उन्हें नगर निगम जो है उनका चुनाव होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, यानी इसके जितने भी सदस्य हैं वो भी लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मेयर। नगर पालिका का जो हेड है वो चेयरपर्सन कहलाता है और नगर निगम का हेड क्या कहलाता है? मेयर। तो स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यानी हमारे देश में जितने भी ये स्थानीय स्तर के लोग हैं जिनका चुनाव होता है वो नियर अबाउट कितने हैं? 36 लाख। यह संख्या ही अपने आप में एक दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। जितने स्थानीय स्तर पर लोग चुने जाते हैं उनकी इतनी आबादी है कि कई देशों की पॉपुलेशन इतनी होती है टोटल, जितनी हमारे यहाँ पर चुने हुए व्यक्ति होते हैं। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से पहले हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया गया, क्योंकि 2/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो उनको भी जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिलाएं घर से निकलकर राजनीति में पार्टिसिपेट कर रही हैं, फील्ड में आकर काम कर रही हैं, यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस सोसाइटी के अंदर बढ़ रही है। पंचायतों के चुनाव में तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं।
लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। अब हर एक राज्य की सरकार अपने स्थानीय सरकार को किस तरीके की पावर देती हैं, कितनी देती हैं, क्या सिस्टम रहता है, सबका अलग अलग है, सेम प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके जो पावर्स हैं, जो उनका क्षेत्राधिकार है, उसका कोई वर्णन नहीं है। तो ये 1992 के बाद ये चीज़ सामने आई है। तो यहाँ पर हर एक राज्य की अपनी मर्जी है कि वो अपने जो स्थानीय सरकार है उसको कितनी पावर्स देती हैं। तो आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हेयर। ओके बेटा, गुड बाय।